हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले आइए थोड़ा सा हम पहले एक दो डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है? सपोज करिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने r एक टाइम पे ले लिए, तो n ऑब्जेक्ट में से r को लेना कैसे रिप्रेजेंट होता है? कहिए npr से। लेकिन वो r कैसे होंगे? वो किसी खास ऑर्डर में होंगे। जैसे 5 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए पहले बच्चे का नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए 2 सबसे आगे चला जाए तो 3 उसके पीछे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सबसे आगे हम 1 को लगाएं, सबसे आगे हम 2 को लगाएं, सबसे आगे 3 को लगाएं। तो इस प्रकार हम कितने परमुटेशन बना सकते हैं। तो ये खास सीक्वेंस हो गई कि हमने एक लाइन में बनाया, एक गिवन ऑर्डर हो गया। लेकिन अचानक 5 बच्चों में से एक बच्चे को कहें क्लासरूम में से, हाँ ये भाई आप ऐसे करके, तो उसमें से क्या होगा? कहिए वो आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है। बस इतना सही दोनों का फर्क होता है। उन n में से या 5 में से किसी एक या 2 बच्चे को अचानक ले लेना वो NCR कहलाएगा, और किसी एक ऑर्डर में लेना वो NPR कहलाता है। बस ये याद रखिए। फिर से पढ़ लीजिए। परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकिंग r एट ए टाइम और r परमुटेशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ एनी r। अरे r बच्चे आप लेंगे n में से, तो जाहिर सी बात है n बड़ा होगा और r छोटा होगा। किसी खास ऑर्डर में वो इससे ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ऐसे याद कर लीजिए। एक साइक्लिक सर्कुलर परमुटेशन होता है। ये हमने जब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, बोल्ट्जमैन वगैरह की थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें बहुत लगाया था। इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से n1 एक खास प्रकार के हैं, n2 दूसरे प्रकार के हैं और n के kth प्रकार के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इतने के बराबर होगा। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट टाइम इन ए सिलेक्शन। Combination of n different object taking r at a time is a selection of r out of n objects where the order is not considered। ये याद रखिएगा, ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है, और ऊपर जो है वो ऑर्डर कंसीडर। मैंने कहा लाइन में खड़े हैं बच्चे, यहाँ लाइन में नहीं, अचानक ही। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NCR, और ऐसे गिवन होता है NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r। ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है आप। NCR को n और r भी लिख सकते हैं, या c के बाद nr लिख लेते हैं, या NPR में जो ये है। और NCR को गौर से देखें, बस अगर मैं फैक्टोरियल r से इसको मल्टीप्लाई कर दूं NCR को, तो फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कट जाएगा और ये दोनों बराबर होंगे। तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल हैं जो सॉल्व हैं, वो आप खुद करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं। फिर अब डेफिनेशन, ये भी हम पहले स्टेट में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। अब फिर पढ़ लीजिए। रैंडम वेरिएबल इफ ए रैंडम वेरिएबल हैव n exhaustive and mutually exclusive cases, all of which are equally likely, and m of these cases are favorable to an event A, then the ratio m upon n is called the probability of the happening of the event A। कोई खास ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे, एग्जॉस्टिव और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल प्रोबेबिलिटी देखिए, मतलब क्या हुआ कि जैसे आप डाइस को फेंक रहे हैं, उसमें कुल कितने आउटकम हो सकते हैं? कहिए उसमें 6 प्रकार के आउटकम हो सकते हैं। जो आपका फेवरेबल होगा वो m कहलाएगा और टोटल नंबर n कहलाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी m अपॉन n हो जाएगी। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वो केसेस होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं। अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा अगर हो गया तो पहला नहीं होगा, तो इसी को आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहेंगे। अभी हम इसके बारे में और डिफाइन करेंगे। फिलहाल अभी पहले थोड़ी सी एक्सियम्स पढ़िए। देखिए, आप जब बुक में देखेंगे तो बहुत सारे पेजेस लिखे हुए हैं, लेकिन इतने सारे पढ़ने को फायदा नहीं है। जो हमारे यूज के हैं बस हम वही बात करेंगे। फिलहाल एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए। लेट क्या कहता है? लेट S बी द सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या हुआ? कहिए जैसे हम कोई भी इवेंट हमारे पास है, हम कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए हम 2 सिक्के एक फेंक रहे हैं एक साथ, 2 कॉइन लिए हमने एक साथ फेंका, तो क्या आउटकम हो सकते हैं? ये दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल और दूसरे पे हेड। तो जितने भी आउटकम होंगे उन सबको आप एक सेट के अंदर बंद कर दीजिए। बस वही सेट जो है सैंपल स्पेस कहलाता है। तो किसी भी घटना के जितने भी आउटकम हो सकते हैं, कितने भी आउटकम, वो सैंपल स्पेस S कहलाते हैं। P एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो किसी भी इसके S के सबसेट के ऊपर लग रहा है। फिर P जो है वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाएगा, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसके अकरेंस ऑफ द इवेंट A इज गिवन बाय PA। अब A क्या हुआ? वो S का एक सबसेट हुआ। S क्या था? S किसी भी घटना के सारे आउटकम थे। जैसे हमने कहा वहां था टेल टेल, हेड हेड,
टेल हेड और हेड टेल। हम कहें टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो ए जो हुआ वो उस का एस का एक सबसेट हो गया और वो टेल टेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो पी ए क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी, दोनों टेल के होने की प्रोबेबिलिटी, और ए बराबर ही टी टी है। अब ये कहलाएगा पी ए अगर ये कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। पहली बात तो ये किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होगी। फॉर एनी इवेंट ए जो एस में है, प्रोबेबिलिटी पी ए 0 से हमेशा बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और 1 से हमेशा छोटी या 1 के बराबर होगी। ये जरूरी है, ये एक्सियम है। दूसरा पी एस बराबर 1। एस क्या हो गया, एस तो सारी घटनाएं हैं, कोई ना कोई तो घटना घटेगी तो उस बात की प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी ही होनी है। तो पी एस ऑलवेज 1 होता है। भाई अगर मैं सिंपल कहूं 2 है, सिक्के डाले के 1 लेता, तो एस में सिर्फ 2 चीजें होती हैं। एस में क्या क्या होता, कहिए या तो हेड और कॉमा टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी, वो तो 1 ही होगी, क्योंकि या तो हेड या तो टेल में से एक घटना जरूर घटित होगी। तो पी एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसमें हेड आने की घटना को अगर मैं ए कह दूं, एस का एक सबसेट मैंने ले लिया ए जो कि एच के बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या हो जाएगी, ये हाफ हो, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल केस 1 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी सबसेट की हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी और पूरे सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। 2 एक्सियम है, याद रखिए। अब तीसरे पे आए। दूसरे P5 आपका एक्सियम 2, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो एक्सियम 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो होगी वो हमेशा 1 होगी। आपको मैंने बताया दिया पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, कोई ना कोई घटना तो घटेगी। ये जरा पेज जो है नेक्स्ट यहाँ गलत आ गया है, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। इसके बाद एक्सियम 3 आपकी ये आती है। अगर मान लीजिए A1, A2, A3 ये बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस के। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस मतलब जैसे 1 हो गया, अगर आपने हेड फेंका, वही सॉरी डाइस फेंका, तो पासर जो होता है लूडो के गेम का, अगर 1 आ गया तो एक बार में फिर 2 नहीं आएगा, और 2 आ गया तो 3 नहीं आएगा। तो इसी प्रकार अगर ये इस प्रकार म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस कहलाते हैं। या आपने एक कॉइन को उछाला, या तो हेड ही आएगा या टेल आएगा, तो ये भी आपके कैसे हो गए केसेस के, ये भी हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस कहलाते हैं। तो इसमें अगर A1 यूनियन A2 सब P लगा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन सब की यूनियन की वो इन सब के अलग अलग सम के बराबर होती है। चलिए खैर, ये अभी इसका हम यूज आगे करेंगे, इसे याद रखिएगा कि इनके सबका यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है उन सब के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी। अब कुछ थ्योरम्स देखिए, 3 एक्सियम्स की बेस पे ही ये थ्योरम्स सॉल्व होंगी। पहली ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है वो 0 होती है, तो P5 जो होगा वो 0 होगा। कहता है वी नो दैट एन इम्पॉसिबल इवेंट कंटेन्स no sample point, thus certain event S and the impossible event S are mutually exclusive। 2 बार कंटेन आ गया है। कहते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट में कोई पॉइंट नहीं होगा। इम्पॉसिबल इवेंट है तो भला उस एस के अंदर कोई भी घटना नहीं घट रही होगी, और एक आपका श्योर इवेंट होगा एस। तो दोनों आपके आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। श्योर इवेंट अगर हो गया तो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा, और इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो श्योर इवेंट नहीं होगा। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, एस यूनियन 5 का ये एस के बराबर होगा। यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, हर जगह मैथमेटिक्स काम नहीं करती। अब इस पे दोनों तरफ P लगा दीजिए। अब ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस है, तो एक्सियम 3 यही कहती है अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस होते हैं तो ये PS प्लस P5 अलग अलग दोनों हो जाएंगे एक्सियम 3 से। अब PS तो PS ही रहेगा, और ये भी P5 तो P5 रहेगा, लेकिन PS अभी आपने एक एक्सियम में पढ़ाया था आपको मैंने, वो कितने के बराबर होता है, कहिए 1 के बराबर होता है PS। तो अगर मैं यहाँ पे भी 1 कर दूं और मैं यहाँ पे भी 1 कर दूं, तो या मैं डायरेक्ट PS को काट दूं, तो P5 कितने के बराबर हो जाएगा, कहिए P5 जो है मेरा ये 0 के बराबर आ जाएगा। बस खत्म हो। तो याद रखिएगा 5 जो है वो इम्पॉसिबल घटना, S श्योर घटना, दोनों आपस में क्या है, कहिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। इनका 5 यूनियन S जो है वो आपके S के बराबर होगा। बस दोनों तरफ P लगाइए और अंदर ले जाइए और आंसर आ जाएगा। अब देखिए थ्योरम 2, अगर A बार इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास सेट है एक S में 1 से लेके 10 तक नंबर है, और उसमें A जो है वो 1 से लेके 4 तक है। तो A बार जो होगा वो 5 से लेके 10 तक होगा। जो मैंने बोला आपने सुना, मैं आपको थोड़ा सा लिख के ही बता देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है S
उसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट हैं, और अगर A जो है उसमें 1 से 4 हैं तो A बार जो होगा उसमें 5 से लेके 10 तक होंगे। अरे यार बस आप क्या करते हैं, S माइनस A कर देते हैं, मतलब S में A के अलावा जो भी चीजें होंगी वो सब A बार कहलाता है। अभी इसके बारे में हम वेन डायग्राम में भी बात करेंगे, फिलहाल अभी देखिए। कहता है A और A बार कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल A और A बार में आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो ये डिसजॉइंट होंगे या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब इनमें कुछ भी घटना आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A और A बार का अगर यूनियन कर दूं उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो वो क्या बना देगा, वो S बना देगा। थोड़ा सोचिए, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, ये 10th क्लास की बातें हो रही हैं। अब P लगाया दोनों पे, अब P लगाने से एक्सियम 3 से अंदर ले जाइए, क्योंकि आपने कह दिया है कि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं या डिसजॉइंट हैं, और PS कितने के बराबर होता है, 1 के, तो उसने PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA हो गया। ये कोई इतना बड़ा थ्योरम नहीं था। अब देखिए इसमें बड़ा खास है ये रिमार्क वन, अगर मैं A को 5 कह दूं तो A बार कितना हो जाएगा, S। कैसे, अभी आपने ऊपर S बराबर माना 1 से 10, अब कह दें इसमें A बराबर है साहब 5, तो A बार क्या होगा, S में से 5 घटा दीजिए, कुछ भी नहीं घटेगा, S का S ही बन जाएगा। तो याद रखिएगा अगर A बराबर 5 है, 5 का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो A बार क्या होता है, S में से A घटा देते हैं तो पूरा S लौट कर आ जाएगा। तो अगर A बार को मैं S कहूं और A को मैं 5 कहूं तो खुद ब खुद यहाँ पे इन वैल्यूज को भरिए, तो P5 कितने के बराबर, 1 माइनस PS के, इस प्रकार P5 आपका 0 हो जाएगा। तो वो जो हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया था वो भी यहाँ से दोबारा आ जाता है। और दूसरी एक बात और याद रखेंगे इस रिमार्क की, कि अगर PA बार अगर नहीं किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी ही होती है, ये तो आपको बताया गया एग्जाम 1 में कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी अगर वो घटना होनी ही नहीं है, या 0 से ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे PA 0 या 0 से बड़ा है तो PA बार 0 या 0 से बड़ा है, तो P अगर 0 है तो PA बार कितने के बराबर, PA कितने के बराबर होगा, कहिए 1 के। और अगर PA बार 0 से ज्यादा है तो PA जो होगा वो घटने के बाद वहां से 1 से छोटा हो जाएगा। ये तब की बातें हो रही हैं जब मैं कहूं ऐसे एक लाइन और लिख देता तो आसान रहेगा, PA इज इक्वल टू 1 माइनस PA बार। अब कहिए यहां से, कहिए अब इसमें PA बार यदि 0 तो PA कितने के बराबर, 1 के, और अगर ये 0 से बड़ा है तो ये एकदम 1 माइनस वो चीज घट के इसको 1 से छोटा करने लगेगी, फिर 1 नहीं रहेगा। ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, सिंपल से लॉजिक है, बस सोचिए। अब थोड़ा ज्यादा सोचना है थ्योरम 3 में, फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B ये इतने के बराबर होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट भी बहुत मायने रखता है, खाली प्रूफ ही नहीं देखना है कि A बार का यूज करना है, ये याद रखिएगा, और A इंटरसेक्शन B की बातें हो रही हैं। कहते हैं दिस थ्योरम कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। मान लीजिए कि आपके पास ये पूरा हिस्सा जो है वो A है और ये पूरा हिस्सा जो है वो B है। अगर मैं A और B को, A को अगर मैं कलर रेड से भर दूं, ये सब A है, और मैं B को ग्रीन से भर दूं तो ये पूरा ग्रीन है, इतना याद रखिए। तो बीच का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या बन गया, कहिए ये A इंटरसेक्शन B हो गया। इसमें दोनों का कॉमन हिस्सा होता है इंटरसेक्शन में, आपको पता है। अभी मैं यूनियन के हूं तो A और B सारा का सारा A यूनियन B आ जाएगा, लेकिन यहां जरूरत ही नहीं है, थ्योरम के स्टेटमेंट में यूनियन का जिक्र नहीं। अब आइए A बार, अगर ये जो रिंग है इसमें बना हुआ, ये वाला रिंग, पूरा ये रिंग A है, तो इस रिंग को छोड़ के पूरा हिस्सा क्या है, ये सब A बार है। अगर मैं A इसमें से निकाल देता हूं, A को कट कर दूं, पूरा तो S था, S में से अगर A निकाल दें तो जो भी यहां पे बचेगा वो A बार। कॉम्प्लीमेंट यही होता है, A को छोड़ के सारा का सारा S जो है, जैसे भी बताया ना, यहां से ये वाला है, लेफ्ट में लिखा हुआ A है कि 1 से 4, तो S क्या हो जाएगा, 1 से 4 उसमें से निकाल दीजिए तो A बार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे A बार क्या होगा, उसमें से S में से A निकाल दे, तो पूरा हिस्सा, ये पूरा डिब्बा A बार है, बस उसमें से ये रेड वाला A निकाल दीजिए। अब ये जो था ये आपका B है, पूरा हिस्सा, इतना हिस्सा। अब आप इसमें A बार इंटरसेक्शन B कर दीजिए। अब उसमें एक सेकंड में कलर बदल दूं, जैसे ये वाला, ये जो है ये तो पूरा A है, और A बार ये सारा A बार है, उसमें B भी शामिल, लेकिन बस ये वाला हिस्सा नहीं होगा। तो जरा सोचिए A बार इंटरसेक्शन B क्या बनेगा, A बार तो पूरा ही है
और बी उसमें और शामिल होना है, तो वो इतना हिस्सा जो है ये आपका ए बार इंटरसेक्शन बी है। अब आप इसको दोबारा बना लीजिए, कहिए ये है 2, ये है ए, तो ए बार इसको छोड़ के सारा है, तो ए बार में ये बी भी शामिल है। अब बी इंटरसेक्शन ए बार वो कौन सा टर्म होंगे, वो ये वाले, बस उसमें बी भी शामिल होगा और ए बार भी शामिल होगा, बस ए शामिल नहीं होगा। सोचिए क्या क्या कहा मैंने अभी, मैंने कहा बी इंटरसेक्शन ए बार में बी भी होगा और ए बार भी होगा, और ए किसी भी हाल में शामिल उसमें नहीं होगा। ये वाला जो हिस्सा है ये है बी इंटरसेक्शन ए बार। बी इंटरसेक्शन ए बार में बी भी शामिल है, ये बी है इधर वाला रिंग, और ए बार ए को छोड़ के सारा का सारा ए बार है, लेफ्ट वाला ए। तो बस बी इंटरसेक्शन ए बार में ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो बी इंटरसेक्शन ए बार होगा। इस जो भी मैंने बोला उसको 2-3 बार सोचिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, अब आपको बताया ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो बी इंटरसेक्शन ए है और ये पूरा रिंग ए है। अब ए और बी इंटरसेक्शन ए बार आपस में डिसजॉइंट है या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो ये याद रखिएगा। अब इन दोनों का अब आर डिसजॉइंट है, और ये तो याद रखना ये बात दोनों। अब आल्सो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी कहां है, कहिए ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला हिस्सा है जिसमें मैंने अभी डॉट लगाए। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए बार इंटरसेक्शन बी, ये दोनों भी आपस में डिसजॉइंट है। भाई ये डॉट वाला हिस्सा और ये हरा वाला, ये लाइन वाला हिस्सा, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन ये जो है ये हिस्सा, ये क्या चीज है, ये है आपका ए बार इंटरसेक्शन बी, और डॉट वाला हिस्सा कितना है, डॉट वाला हिस्सा है आपका ए इंटरसेक्शन। ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट। अगर इन दोनों का मैं यूनियन कर दूं तो क्या बनेगा, कहिए, तो इसमें बी रिंग बन जाएगा, वही सॉरी बी सेट बन जाएगा या बी रिंग बन जाएगा, एक ही बात। तो बस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी बी होगा। एक बार आप फिर से सुन लें कि ए और बी ये ए है और ये वाला रिंग बी है, तो ये जो हिस्सा है इसका आपका ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये वाला जो हिस्सा है वो बी इंटरसेक्शन ए बार है। चाहे ये बोलूं चाहे ए बार इंटरसेक्शन बी बोलूं, दोनों बराबर होते हैं, और ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और इन दोनों का यूनियन करने पर मुझे बी मिलता है। सोचे जाइए भाई जो मैं बोल रहा हूं, तो बस इनका यूनियन करने पर मुझे बी मिला, तो बस अब मैं पी लगा दिया और पी मैंने अंदर भी ले लिया, क्योंकि ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं, तो एक्सियम 3 से पी जो है वो चुपचाप अंदर चला जाए। अब इसके आगे बस ये अंदर चला गया, हमें कुछ खास नहीं करना है काम। ओह सॉरी, हमें क्योंकि प्रूफ ये लाना था ना ऊपर वाली लाइन, तो बस इसमें आप पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी बी माइनस ये वाली लाइन सामने ले लें, दैट्स ऑल, थ्योरम प्रूव हो गया। बस थोड़ा फिगर को समझने की थ्योरम थी, तो ये आ गया। सिमिलरली हम ये भी दिखा सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो थोड़ा सॉफ्टवेयर में घपला हो गया है। चलिए अब हम थ्योरम 4 देखते हैं। कहता है बी जो है वो ए का हिस्सा है, तो डायग्राम ही देखिए, ए आपने बड़ा रिंग बनाया, अब बी जो है वो उसके अंदर बना दिया, और जो ये बीच में बची पट्टी वो कितनी हो गई है, वो देखिए बी तो ये हिस्सा है, बस इतना हिस्सा जो ग्रीन कलर में है, तो बी बार कहां है, इस बी रिंग को छोड़ के सारा का सारा ये बी बार है। अब मैं कहूं बी बार और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वो जगह होगी जहां बी बार और ए दोनों शामिल होंगे। बी बार बी से बाहर है और सारा है, और ए सिर्फ इतना है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो मैंने ऐसे डॉट डैश डैश लगा रखे हैं लाइनें, ये जो दो रिंग के बीच का हिस्सा है वो ए इंटरसेक्शन बी बार है। इसको आप अच्छे से समझिए और सोचिए, एस से मत डरिए, एस तो सब है, एस के अंदर ही ए है, एस के अंदर ही बी है, और ए बी तो ये है, और बी बार क्या हो जाएगा, कि ये बी बार जो होगा वो एस में से मैं बी निकाल दूं, तो बस अंदर वाला बी छोड़ के जितना भी है ये सब बी बार है, लेकिन ए के साथ कॉमन हिस्सा सिर्फ वो इतना ही है, इतना हिस्सा।
ये इंटरसेक्शन बी बार। तो कहते हैं वी प्रूव दिस थ्योरम बाय हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम। क्लियरली बी ए का सबसेट है और बी और ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। बी रिंग के अंदर है और रिंग के बाहर वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी बार है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और इन दोनों का यूनियन क्या होगा, बी का और ए इंटरसेक्शन बी। ये रिंग बी और बी के बाहर का हिस्सा दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ए तो बड़ा रिंग था, तो बस दोनों का यूनियन ए बनाएगा। पी लगाइए दोनों पे, ये दोनों क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो पी अलग अलग हो जाएगा बाय एक्सियम 3 से, और ए इधर ही रहने दीजिए और पी भी माइनस सामने ले लीजिए। तो हुआ, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक्सियम 1 में क्या लिखा था कि पी ए जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा, मतलब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होगी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार भी 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन पी इंटरसेक्शन बी बाय पार्ट 1 पी ए माइनस पी बी है, तो यहाँ पे पी ए ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी हो गया। अब मिरर दिखा दीजिए इसको, पी बी इधर लिख दीजिए और लेस ग्रेटर भी इधर को आ जाएगा। ये भी यही लिखा है, पी ए बड़ा है पी बी से, तो यहाँ पे भी यही लिखा है पी ए बड़ा है पी बी से। और इस प्रूफ को लाने के लिए ऐसे, चलिए थ्योरम 5। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी वी हैव इतना, कहता वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय द हेल्प ऑफ ए वेन डायग्राम। ए और बी बनाया और ये हिस्सा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, दोनों का कॉमन हिस्सा। और ये जो है ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, ये बी में से जब इतना हिस्सा कट जाएगा, ये जो मिलेगा वो होगा ए बार इंटरसेक्शन बी। अब कैसे होगा, फिर से सोच लीजिए, ए ये पूरा रिंग है जितना मैंने ये पेन घुमाया यहाँ पे। अब ए बार क्या होगा, पूरा एस, बस उसमें ए नहीं होगा। अब ए बार और बी में क्या होगा, अब मतलब पूरा एस, बस उसमें ए नहीं होगा। अब ए बार बी में क्या होगा, जिसमें ए बार भी होगा, ए बार तो पूरा है ही बस ए को छोड़ के, लेकिन उसमें बी भी होना चाहिए। तो बस इतना, जिसमें मैंने ये लाइनें खींची हैं, ये हिस्सा क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी। अब बी कितना, और ये हिस्सा कितना है, ए इंटरसेक्शन बी। इस हिस्से को जैसे मैंने डॉट लगा दिया, ये और ये लाइनों वाला अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, बी मिल जाएगा। तो बी बराबर डॉट वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी, लाइनों वाला हिस्सा ए बार इंटरसेक्शन बी, दोनों का यूनियन करने पे बी आए। इस पे पी लगाइए, पी अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। लिखे नहीं थे, आप चाहें तो लिख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केसेस हैं या कह दीजिए डिसजॉइंट केसेस हैं, तो बाई एक्सियम 3 पी जो है अंदर चला जाएगा, ये अंदर आ गया। अब आप इससे ये निकाल लीजिए, पी ए बार इंटरसेक्शन भी इतने के बराबर हो। आल्सो थ्योरम 3 इतनी होती है। असल में ये थ्योरम्स आसान चीजें नहीं है, ये एज ए फार्मूला यूज होंगी आगे पीछे, आपको रटनी पड़ेगी सब। ये लिखने के बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड होते ही प्रूफ आ जाएगा। थ्योरम 6 देखिए, बहुत ही खास थ्योरम्स हैं ये सब, 6 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ए और बी दो इवेंट्स तो हैं, आर सबसेट है किसी एक सैंपल स्पेस एस के, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर नहीं है तो इतने के बराबर होगा। अब वेन डायग्राम फिर से देखिए, फिर सारी वही बातें हैं कि ये ए रिंग है, ये रिंग बी है, तो ए बार क्या होगा, इस ए रिंग को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा ए बार है। अब मैं ए बार और बी का जब इंटरसेक्शन करूंगा तो ये वाला वही जो मैंने ऐसे बना दिया, ये आपका ए बार इंटरसेक्शन बी आएगा। अच्छा, और ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी, दोनों पूरे रिंग हो गए। अब पूरे दोनों रिंग हो गए तो ए यूनियन बी में, ए रिंग में पूरा ये वाला रिंग ए यहां तक, उसमें ये लाइन वाला हिस्सा जोड़ दीजिए, यूनियन करा दीजिए, तो पूरा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दोनों टोटल यहां से यहां तक सब ए यूनियन बी। तो उसको लिखने का ढंग देखिए, पूरा ए और ए में ये वाला हिस्सा आपने यूनियन करा दिया। अब आप इसका पी ले लीजिए, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं, अलग मतलब ये दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है इन दोनों का, ए अपना अलग है और ये अपना अलग है, इसलिए एक्सियम 3 लग के ही अलग अलग हो। अच्छा, अब वी नो दैट बाय थ्योरम 3, अभी ये हमने यहाँ पे भी लिखा था, थ्योरम 3 के सिमिलरली करके जो नीचे लिखा हुआ है वो ये था, और ये डायरेक्ट थ्योरम जो प्रूव हुई थी ये, बस इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये वैल्यू यहाँ रखते ही ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, जैसे ये रखा, लीजिए बस आंसर आ गया। अब मान लीजिए, अभी तो कहा था ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं थे ए और बी, ए और बी की बात हो रही है, अब कभी आप यहाँ कंफ्यूज हो इन दोनों में नहीं। अब मान लीजिए ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर हो गया तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5। अगर ये 5 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, P5, और P5 0 होता है, तो PA यूनियन B इतने के बराबर होता है। PA यूनियन B, PA प्लस B, ये तब होगा जब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब इन दोनों ए और बी में कोई संबंध, और अगर इनमें संबंध है तो ये इतने के बराबर, बस इतनी सी बात।
अरे संबंध नहीं है तो यार ओवरलैप कोई करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी थोड़ी ना आएगा। जब ये आएगा ही नहीं तो इसकी तो जब तो पी इंटरसेक्शन बी तो फाई हो गया, जब फाई हो गया तो ये जीरो। तो इनका यूनियन दोनों के सम के बराबर। जब ये दोनों में कोई संबंध ही नहीं है तो पी ए प्लस पी भी, और अगर संबंध है तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अगर नहीं है तो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा। बार बार 5-6 बार सोचिएगा कि ये सब मैंने क्या क्या बोला है, और इसको थोड़ा सा टिपिकल है ये, और बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं आपको, मैं अभी व्हाट्सएप पे बताता हूँ। ओके।